हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले वर्क एनर्जी एंड पावर की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एसआई यूनिट की एंड हमने बात करी थी किसकी। हमने बात करी थी आपके मोशन की। जस्ट सेकंड में एक पेन टैप नहीं लगा पाया जी। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी आपके एसआई यूनिट की और मोशन की। आज हम बात करना है वर्क एनर्जी एंड पावर की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ में रिलेशन आप देखेंगे कि वर्क और पावर में रिलेशन क्या है। वर्क इन सब में रिलेशन है। वर्क पावर में रिलेशन है, एनर्जी पावर में रिलेशन है। ठीक है, तो एक तरह का सिंपल रिलेशन है। लेकिन सबसे पहले हम स्पेसिफिकली पहले वर्क को समझेंगे, फिर एनर्जी को समझेंगे, फिर पावर को समझेंगे, देन फाइनली हम इसके रिलेशन पे आएंगे। पहले इंडिविजुअली हम किसी समझते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली समझने का। तो वर्क क्या होता है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ही इंपॉर्टेंस होती है, बाकी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ डायरेक्शन का रूल नहीं होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है? अब आप वर्क कैसे समझोगे? वर्क समझने के लिए आपको करना पड़ेगा ये कि मान लीजिए एक इसका नाम है, कोई पर्सन है जॉन। जॉन एक बॉक्स को खिसका रहा है। इस बॉक्स को खिसकाने में जॉन को क्या क्या लगा होगा? जॉन ने फोर्स लगाया होगा। एक तो फोर्स लगाया तो हुआ क्या? फोर्स लगाकर इस बॉक्स का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तब ये फोर्स लगाकर ये बॉक्स एक नंबर से, मतलब या मैंने इसको नंबर 1 दे दिया एंड सेकंड प्लेस पे पहुंच गया। मान लीजिए इस बंदे ने चालू करा, इस बंदे ने जॉन ने फोर्स लगाया, अजमेर से लगाना स्टार्ट करा और धक्का देकर जयपुर पहुंचा दिया इसने। तो आप क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ के बीच की डिस्टेंस है 80 किलोमीटर है। तो इसने कितना लंबा दूर चला दिया, इसको 80 किलोमीटर चला दिया फोर्स लगा के। तो आपने बोला कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 80 किलोमीटर हुआ है। कुछ फोर्स लगा होगा, मान लीजिए 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स लगाया होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब आप करोगे तो आपका कितना आएगा? इसमें आपका टोटल वर्क कितना हो गया? 800, है ना। परंतु कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आपने फोर्स तो लगाया, लेकिन ये अपनी एक पोजीशन जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ से आगे ना पीछे हो, कहीं भी नहीं हो, वही एग्जैक्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो क्या आपका वर्क होगा? तो वर्क आपका होगा कि आप पूछोगे तो आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट तो आप बोलोगे 0 हुआ है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब ये डिस्प्लेसमेंट अगर आप 0 हो जाए, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि वर्क इज इक्वल टू, अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है, हम पढ़ते हैं स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर आपकी स्पीड 0 है तब टाइम कुछ ऐसे 100 लिख दो, डिस्टेंस कितनी जाएगी? 0 ही होगी। 0 से इंटू 0 करके तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ नहीं हुआ तो वर्क भी आपका 0 हो जाएगा। वहीं अगर आपका फोर्स आपने कुछ नहीं लगाया और डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ाए जा रहे हो तो वहाँ पर भी वर्क नहीं हो रहा है। इट मीन वर्क किस पे डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड करता है आपके फोर्स पर एंड आपके डिस्प्लेसमेंट पर। सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर आती है वो आती है कॉस थीटा को समझना। कॉस थीटा यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है कि जब भी आप वहाँ पर कहीं भी काम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क हमेशा क्या होगा? आपका फोर्स लगा होगा एक तो, और एक डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप फोर्स ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा लग रहा है 90 डिग्री में, है ना। मान लीजिए कोई बॉक्स है, तो कोई बॉक्स को आप ऊपर धक्का दे रहे हो और बॉक्स खींच इधर रहा है। इट मीन हो क्या रहा है? फोर्स तो परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 0 वर्क होगा भैया, खिसकेगा ही नहीं बॉक्स। समझ लो मेरी बात को। बट अगर फोर्स में यहाँ लगा रहा हूँ और आपका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन जैसे यहाँ पर हो रहा है, फोर्स मैंने यहाँ लगा, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, तो इसमें क्या होगा? आपका कितना हो जाएगा? ये 0 डिग्री। और 0 डिग्री पे कोस 0 की डिग्री पे क्या वैल्यू होती है? 1 होती है। तो सबसे ज़्यादा आपका काम उस टाइम पे होगा। वर्क कब ज़्यादा होगा? जब कोस 0 होगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 90, तो वर्क 0 होगा। थीटा इज इक्वल टू 0, देन वर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या होगा? आपका वर्क भी 0 होगा। तो हमने वर्क में क्या चीज़ देखी? वर्क जो है ना, कब नहीं होता वर्क? जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वर्क फोर्स 0 होता है। ये दो केस, या फिर आपका थीटा जो है ना वो भी 0 होता है। थीटा अगर 90 होता है, जो कब होगा 90? जब आपका फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट या ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये फोर्स जब परपेंडिकुलर है तब आपका वर्क 0 होगा। वर्क का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अभी क्वेश्चन है ये रहा। तो मैंने किलोमीटर लिया था क्या? ओ यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर आप
इसको मीटर में बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, जैसे अगर 80 किलोमीटर है तो आप किससे 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1000 होता है ना, तो आप इंटू 1000 और करेंगे। ठीक है, इतना आपको वर्क हुआ होगा ना। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मैंने सिंपल डाला वर्क की बेसिस पे। एन ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली ड्रैग्ड अक्रॉस द सरफेस। तो हॉरिजॉन्टली आते इट मीन क्या है, आपका कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0। परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा, हॉरिजॉन्टली बोल रहा। ड्रैग्ड अक्रॉस द सरफेस बाय 100 न्यूटन फोर्स। 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना। And force acting parallel to the surface, find out the amount of work done by the force in moving the object through the distance। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क होता है। तो 100 न्यूटन तो आपको फोर्स लग रहा है, प्लस आपके 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस, वही डिस्टेंस वाली बात को समझ लीजिए। और कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा 0 है, थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है। तो वर्क कितना हो जाएगा, 800 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका वर्क हो जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी कोई भी काम करने के लिए जो ताकत लग रही है। पावर, पावर और एनर्जी में डिफरेंस क्या है सर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। आपने लाइन सुनी होगी हमेशा। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना उसको खराब खत्म हो सकती है। एनर्जी चेंज हो सकती है। लाइक मान लीजिए आप जैसे कि हमारी फैक्ट्री है एक, ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में एक धुआं निकलने वाली मशीन है, हमने धुआं लगाने के लिए चिमनी लगा रखी है। इस चिमनी पे अगर हमने एक फ़ैन लगा दिया तो ये फ़ैन क्या करेगा, हीट एनर्जी क्या हो यहाँ प्रोसेस क्या हो रही है, और ये फ़ैन से हमने टरबाइन के रूप में काम में लिया इसको, और टरबाइन से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है। तो यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है, हीट निकल रही थी, हीट निकलने से हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी बनाई। मैकेनिकल एनर्जी कैसे, जब वो चरखा घूम रहा है तो मैकेनिकली काम तो हो रहा है। एंड देन मैकेनिकल एनर्जी से हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई। तो यहाँ पर हमने एक बात देखी कि आपकी एनर्जी जो है ना चेंज हो रही है, एनर्जी अपनी स्टेट चेंज कर रही है, परंतु उसका कहीं ना कहीं आउटकम निकल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो आपकी शक्ति है वो बनाई नहीं जा सकती, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। इट कैन बी ट्रांसफर, देखिए लाइन भी यहाँ लिखी है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी सबसे पहले एनर्जी की जो आपका वर्क, जिसको वर्क के लिए जिसने निकाले थे ना क्वेश्चन, तो उन्हीं की बेसिस पे इनकी यूनिट रखी गई है। तो एनर्जी की भी जूल होती है आपकी यूनिट, ऐसा यूनिट। एनर्जी मेजरली मैकेनिकल एनर्जी को हम दो में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पता है एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वही आपकी देखना प्रेशर जो है ना, प्रेशर, ये पावर, पावर को भी हम समझेंगे इसके बाद, पावर को भी समझेंगे तो आप समझोगे पावर का भी क्या है इंपॉर्टेंस। पर आप समझिए इसकी एनर्जी जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये किसी भी आपके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है, केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड, साइज पर डिपेंड कर रही है। हाँ, अब मैकेनिकल एनर्जी को दो में डिवाइड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं कलर चेंज करूँ तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर, समझते हैं। एक ही पर्सन है, चलिए एक ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने दबाया, प्रेस करते स्प्रिंग ऐसे छोटी हो गई। एंड देन जब आप इसको रिलीज करोगे, छोड़ोगे, इसके ऊपर से हाथ हटाओगे तो क्या होगा, एकदम से बड़ी हो जाएगी, ये खुलेगी एकदम से ना, खुल जाएगी। तो ये जो एनर्जी थी, जब आपने इसको स्टोर करके रखा, दबा कर स्टोर कर दी इसकी एनर्जी को, तो जो स्टोर एनर्जी थी ना वो क्या थी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपने इसको छोड़ दिया तो इसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग वर्क। काइनेटिक एनर्जी जैसे कि आप मान लीजिए, हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि इफ़ यू हैव पोटेंशियल टू वर्क हार्ड, then you are able to crack this exam।
पोटेंशियल को हमने यहाँ पर यूज़ करा है। वैसे ही सिंपली अगर आप इससे कंपेयर भी करोगे तो सेम मीनिंग निकल रहा है। मतलब अगर आप में एबिलिटी है, मतलब किसी भी काम करने के लिए जो आपके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, उसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहा जा रहा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो जो एनर्जी का जब आप यूज़ कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, वर्क करने के लिए, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। और इन दोनों को जो सम होता है ना, टोटल एनर्जी की होती कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलकर कहलाती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर मास एंड आपका वेलोसिटी। एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इन, जैसे कि एग्जांपल अब जैसे यहाँ पर स्प्रिंग का तो मैंने आपको दे दिया। अब डैम होता है ना, डैम, तो डैम ऊँचा की तरह होता है, इससे पानी जब नीचे जाएगा तो पानी को यूज़ कर हम क्या करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएंगे ना। तो जैसे ही पानी इसमें इकट्ठा करा तो ये क्या है? एक तरह के वो स्टोर कर रखा है उसको हमने ना, स्टोर करके क्या कर रखा, कलेक्ट जो वाटर है ना डैम के अंदर, वो जब आप रिलीज़ करोगे तो वो बाद में काइनेटिक एनर्जी बनेगा। बट जब स्टोर है तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ऐसे स्टोन को होता है ना, स्टोन को जब आप हाइट में भेज रहे हो, स्टोन को आप हाइट पे भेज रहे हो तो क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर करते करते एक पॉइंट तक जाता है, और जहाँ पर इसकी क्या होती है, सारी एनर्जी जो है ना जीरो हो जाती है। देन फिर ये एनर्जी को जैसे रिलीज़ करेगा, जैसे रिलीज़ करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी जब नीचे आएगा। तो ये होता है एनर्जी। तो एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक लॉ होता है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लॉ है, और लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। अब आता है पावर। पावर इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर और एनर्जी में डिफरेंस क्या है? एनर्जी किसी काम को करने वाली ताकत है, एंड मतलब शक्ति है एनर्जी। और पावर क्या है? रेट है किसी काम को करने की, जितना जल्दी वो उस काम को कर सकता है। ठीक है, अब इसका रिलेशन देखिए, पावर और वर्क का रिलेशन भी है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर आप ऐसे कर सकते हो टी इंटू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। कि आप मान लीजिए कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है, तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको ज़्यादा पावर लगेगी, ज़्यादा आपको पावर करने लगेगी। तो वो कब हो पा रहा है, कब हो पा रहा है? कोई मतलब अगर इसमें ज़्यादा वर्क है, ज़्यादा वर्क मतलब ज़्यादा आपका ये डिब्बे का वेट है, और इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है। फोर्स अगर ज़्यादा है तो आपका क्या होगा? ये होगा, फोर्स ज़्यादा है तो आपका वर्क भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा है तो पावर ज़्यादा लगेगी तो वर्क भी ज़्यादा होगा। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। पर जब वर्क ज़्यादा होगा तो वर्क हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं सॉरी, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम से। तो अगर पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है तो वर्क ज़्यादा होगा, वर्क ज़्यादा है तो क्या होगा? वर्क ज़्यादा है तो क्या होगा? वर्क ज़्यादा है तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा आपको ना। तो ये था। अब जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। A garage host lift a truck up to 2 मीटर above the ground in 15 सेकेंड। 2 मीटर ट्रक को ऊपर उठा देता है 15 सेकेंड के अंदर। फाइंड द पावर डिलीवर टू ट्रक। देखो गिवन 1000 किलोग्राम इज द मास ऑफ द ट्रक। 1000 किलोग्राम में मास है ट्रक का। तो इसमें देखो एक तो फॉर्मूला लगेगा आपका वर्क का, फोर्स इंटू एसेलरेशन, फोर्स इंटू एसेलरेशन, और फोर्स इजिकल टू एम ए होता है। फोर्स इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, फोर्स इजिकल टू एम ए होता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? मास कितना है इसका? 1000 kg, और इसको उसमें है ही यहाँ पे ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटी 9.81 लगा दी मैंने, 9.8 लगा दो आप यहाँ पे। तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 98,000। या फिर आप 1 लगा रहे हो तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 यहाँ पर एग्जैक्ट इसलिए उतारा है कि आपको पता चले चीज़ें कि जो मैं कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं हो पाई यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर एक जनरली जो हमने जैसे ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है हम जनरली तो 10 यूज़ करते हैं, 9.8 यूज़ करते हैं। तो मैंने 9.8 यूज़ करी है, 9.81 तो आप वहाँ बैठोगे नहीं। एंड देन आपका क्या निकल गया? फोर्स। अब फोर्स के बाद वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 9800 इंटू 2 मीटर कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 119,600 न्यूटन मीटर।
एंड देन अब पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क कितने निकले 19600, क्योंकि पी इजिकल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, एंड टाइम यहाँ 15 सेकेंड दे रखा है। तो अब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 × 15 एंड कितने बार गया ये, 15 × 4 = 15 × 3 = 45, 46 हो जाता। एंड देन 10 बचेगा तो 15 × 7 = 75, 15 × 7 = 90। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू हो जाएगी, 13 समथिंग आ जाएगा आंसर, 13,000 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। तो वो डायरेक्टली हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम से आपको पता चल चुका होगा देखकर कि डायग्राम है क्या, बताना क्या जाता है। जैसा कि आपको सही लग रहा है, डायग्राम बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये डायग्राम आपको बताना चाह रहा है, डायग्राम बताना चाह रहा है आपको ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो आपका जब हम ग्रेविटी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, 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 गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण को जो हम पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी को जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले चीज़ जो है ना, ये चीज़ देखने की, जैसे कुछ हमने चीज़ देखी, जैसे कि हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यार ये बात किसी ने कही कि अर्थ जो है ना, अर्थ वो चक्कर लगा रही सन के, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और जब हम यहाँ पर ऐसे अर्थ पे खड़े होते तो अगर चक्कर लगा रही है अर्थ तो हम गिर क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न निकला, रीज़न क्या निकला कि हमेशा लार्ज बॉडी जो होती है ना, लार्ज बॉडी और दूसरी अनदर बॉडी, एक बड़ी हो गई कोई दूसरी और बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है खुद की तरफ। रीज़न क्या है अट्रैक्ट करने का, उनके पास एक स्पेशल फोर्स होता है, स्पेशल फोर्स होता है जो कि उनके अट्रैक्शन के पीछे रीज़न है जिनका। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, आपने एक कभी डायग्राम आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, तो इस तरह से नेट यूज़ करते हैं, उस नेट के अंदर वो बीच में क्या करते हैं, बीच में एक बड़ी सी बॉल रखी जाती है जिससे कि जिसका जो फोर्स है ना सारा इधर बीच की तरफ आ जाए, ठीक है, मेन। एंड देन वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कोई दूसरी बॉल लेते हैं, फिर इसको जो फेंकते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ से वो सर्कुलर करती 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 बीच में जाती है। तो वो यही वाला डायग्राम, ये छोटी बॉल जो है ना ये ऐसे घूमेगी इसके चारों तरफ, करते 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 नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली क्या, कि जो बड़े मास बॉडी वो अपनी तरफ किसको खींच रही है, छोटी वाली मास की जो बॉडी है उसको खींच रही है। और इसी कारणवश हमारी बॉडी को भी अंदर से हमारी खुद की जो अर्थ की ग्रेविटी वो भी हमें खुद की तरफ खींच रही है। हम भी अट्रैक्शनल फोर्स लगा रहे होंगे लेकिन नहीं लग पा रहा, उसका फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए हम खड़े रहते हैं और हम गिर नहीं पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन सभी के पीछे रीज़न जो आ रहा है वो ग्रेविटी है। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। ग्रेविटी रेंज इज इनफाइनाइट, ग्रेविटी की रेंज होती है ना इनफाइनाइट होती है, लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि हमें जुपिटर क्यों नहीं खींच पा रहा अपने पास, क्योंकि जुपिटर का साइज बड़ा है। तो इसमें एक रीज़न आता है, क्या रीज़न आता है कि जुपिटर और ग्रेविटी के बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और जब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, ग्रेविटी के, ग्रेविटी के। इसका आपको डायग्राम, आपको आंसर यहाँ मिलेगा ग्रेविटी का। तो सबसे पहले कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसने स्टडी करे ऑब्जर्व करा, तो वो करा था सर इसाक न्यूटन ने। और जैसा कि आपको पता है हमने फ्रिक्शन की बात जब करी थी, फ्रिक्शन में मैंने एक बात बोली थी कि फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, वैसे ही ग्रेविटी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा क्या कैसे कौन सी फंक्शनिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि ये एक बॉडी है m1, देखिए बॉडी है m1 और दूसरी बॉडी m2, ये दोनों अपने एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। सेकंड पॉइंट चल रहा है, यहाँ से जब हमने ग्रेविटी स्टार्ट करा ना, इससे पहले हमने ये आपको मैं बता दूँ अगर जानकारी के लिए, अगर आपको पता नहीं तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ।
ये कंप्लीट करा दिया, ये कंप्लीट करा दिया। वर्क, एनर्जी, फोर्स सब बता दिया आपको, पावर के न्यूमेरिकल सबके कराए जो कि जनरली पूछ सकता है। एंड फोर्स एंड ग्रेविटी अभी चल रहा है, एंड देन इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होगा, फिर वेव, हीट, लाइट। तो अभी हम चौथे पे पहुंच चुके हैं, 5वीं वीडियो, अभी 5वां कंटेंट चल रहा है, चालू हुआ। अभी ग्रेविटी चल रहा है, एंड देन इसके लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रेविटी की जब मैं बात करता हूँ, तो ग्रेविटी के न्यूटन ने एक लॉ दिया था, और सबसे पहले ग्रेविटी को न्यूटन ने ही बताया था कि दो मास बॉडीज होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर M1 और M2 दो मास बॉडी है अलग अलग की, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करेगी तो इनके बीच का जो फोर्स है ना, फोर्स क्या होगा, M1 और M2 का क्या होगा, इनके मास का प्रोडक्ट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर जो इसकी जो रेडियस है, मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की डिस्टेंस है, वो क्या होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मास के क्या बोलते हैं, अपोन में आएगी। क्यों? क्योंकि वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने क्या बोला कि जब दो, जैसे जुपिटर और ये अर्थ है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस बहुत दूर है, तो इसलिए इनका ग्रेविटी कम हो गया, ग्रेविटी फोर्स कम हो गया। तो फोर्स कम हो गया, फोर्स कब कम होगा, जब आपकी आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिलेशन। आर मतलब क्या है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस अगर बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, फोर्स कम लगेगा, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 अपॉन M2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और आप जब आप ये नहीं हटा रहे हो ना, ये वाला फॉर्म आपका आपका ये प्रोपोर्शन वाला जब सिंबल डाल दे, तो आपको एक कांस्टेंट आती है, वो आती है फोर्स। ग्रेविटी को हम लेकर आते हैं, एंड देन M1 अपॉन M2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको क्या बोलेगा, आपको फोर्स दे देगा, आपको ग्रेविटी दे देगा। ग्रेविटी देते ही ऑटोमेटिक गिवन होता है, तो M1 की वैल्यू दे देगा, एंड देन आर दे देगा। तो आपसे पूछेगा M2 की वैल्यू, तो इसमें से आपको एक तो गिवन होगी जी की वैल्यू, लेकिन आपको 1 2 3 4 वेरिएबल्स में से आपको किसी 3 की वैल्यू देकर एक की निकालेगा, सिंपल सी बात है। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को समझता हूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ में ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आज हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, एनर्जी, वर्क एंड पावर, और इसके अलावा देखा हमने ग्रेविटी। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।